dear student, welcome you all on Winners Institute YouTube channel। अभी तक हमने दो सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से पहला सिस्टम हमने पढ़ा था पाचन तंत्र, दूसरा सिस्टम हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिन भी बच्चों ने ये सिस्टम कंप्लीट नहीं किए हैं वो इस चैप्टर के लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप उस पर जा कर के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम नया थर्ड सिस्टम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र ये जो टॉपिक है ये अदर की कंपेयर में थोड़ा सा टफ हम मान सकते हैं, वैसे टफ तो नहीं होता है पर थोड़ा सा अदर के कंपेयर में थोड़ा सा टफ जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो श्वसन तंत्र मतलब क्या होता है? श्वसन नाम से ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम सांस लेने से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राइट। तो श्वसन तंत्र में सबसे पहले क्या क्या अंग पार्टिसिपेट करते हैं, उन अंगों को हम क्या करते हैं पहले समझ लेते हैं, उनके कार्यों को समझ लेते हैं, फिर आगे इस तंत्र को या सिस्टम को देखते हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्वसन तंत्र में क्या क्या अंग सम्मिलित होते हैं, उन अंगों को हमें समझना होगा। तो पहले देखेंगे आप यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। सो पहली चीज़ तो आपकी होगी नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल का मतलब क्या होता है? नॉस्ट्रिल इंग्लिश वर्ड है जिसे हम हिंदी में नासा छिद्र के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे? नासा छिद्र। तो नाक के छिद्र जिसके द्वारा आप वायु को या हवा को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। दूसरा जो अंग यहाँ पर आता है वो होता है नेजल चैम्बर। क्या होता है ये वाला हिस्सा? नेजल चैम्बर, जिसे हिंदी में हम नासा मार्ग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे? नासा मार्ग। तो पहला अंग आपका क्या हो गया? नासा छिद्र। दूसरा जो अंग दिख रहा है आपको, ये पूरा नाक वाला जो हिस्सा रहता है, वो जो पूरा पैसेज होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जा रहा है? नासा मार्ग। नासा मार्ग के बाद तीसरी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये मुख है आपका। तो मुख का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, मुख वाला पार्ट सिर्फ हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, सो पहली तो चीज़ हो गई आपकी नासा छिद्र, जिसे इंग्लिश में हम नॉस्ट्रिल कह रहे हैं। दूसरा होता है आपका नासा मार्ग या नेजल चैम्बर, इसे नेजल पैसेज भी कहा जाता है। नासा छिद्र से होते हुए नासा मार्ग, नासा मार्ग से देखेंगे आप कि ये वाला हिस्सा आगे जा कर के कहाँ खुलता है? गले के पीछे वाले भाग में। इसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। देखें आप इधर कि जब अगर हम बात करें हैं मनुष्य के नाक वाले हिस्से की, तो नाक वाला ये जो हिस्सा है ये जाकर भी कहाँ ओपन होता है? माउथ के बैक साइड में। क्लियर है? मतलब आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि नाक का लास्ट वाला हिस्सा और माउथ का लास्ट वाला हिस्सा एक कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज का मतलब क्या होता है कि ये दोनों पाथ एक ही है। क्लियर है पॉइंट्स? अब देखिए यहाँ पर कि नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज आता है, मतलब आपका पाथ वाला हिस्सा। दूसरा वो जाकर के नीचे की तरफ मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स को इंग्लिश में हम क्या कह रहे हैं? ग्रसनी। क्या कहा जा रहा है उसे? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये वाले हिस्से को हम क्या कह रहे हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब क्या होता है? कंठ। क्या होता है? कंठ। फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है आपका लैरिंग्स। क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? कंठ, जिसमें से क्या होता है? आपको आवाज़ आती है। आपका जो साउंड रहता है वो किससे बनता है? लैरिंग्स के कारण। लैरिंग्स के बाद आपको यहाँ पर एक नली दिखाई दे रही है कुछ ये वाली। इस नली को हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ट्रेकिया। इसे क्या कहा जाता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम एक और हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में विंड पाइप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? विंड पाइप। हिंदी में ट्रेकिया को हम वायुनाल के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है इसे? वायुनाल। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो वायुनाल है ये आगे जाकर के दो हिस्सों में बट जाती है। वायुनाल आगे जाकर के दो हिस्सों में बढ़ती है और अपने अपने तरफ के कहाँ जाती है? फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़े या इंग्लिश में हम उसे लंग्स कह सकते हैं और हिंदी में उसे कहा जाता है फेफड़े। क्लियर है? अपने अपने तरफ के ये फेफड़े में ओपन होती है। तो अभी देखेंगे आप मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, वापस देखें इसको।
पहली चीज नाक वाला हिस्सा, नाक वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? नासा छिद्र। नासा छिद्र से जो आपका आगे वाला जो पाथ है उसे क्या कहा जाता है? नासा मार्ग, जिसे इंग्लिश में हम नेजल चैम्बर या नेजल पैसेज कह रहे हैं। ये आगे जाकर के कहाँ खुलता है? ग्रसनी के अंदर खुलता है। ग्रसनी को इंग्लिश में हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स आगे जाकर के कहाँ खुलता है? लैरिंग्स में, जिसे हिंदी में हम कंठ के नाम से जानते हैं। ये कंठ वाला हिस्सा आगे जाकर के एक नली में खुलता है। उस नली को हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, या हिंदी में हम उसे वायुनाल के नाम से जानते हैं। अब वायुनाल अपने अपने तरफ के फेफड़ों में जाकर के खुलती है। पॉइंट क्लियर है आपको? एक और चीज, आपका ये जो ग्रसनी वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ग्रसनी वाला हिस्से की अगर हम बात करें, ग्रसनी से नीचे आते हुए, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स, ग्रसनी से नीचे आते हुए ये नली कहाँ, ग्रसनी कहाँ पर खुल रही है? वायुनाल में। अच्छा, हमने पाचन तंत्र के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि मुख गुहा से आप जो भी भोजन लेते हो वो ग्रसनी से होते हुए कहाँ जाता है? ग्रास नली में। तो ग्रास नली, और मैंने लास्ट टाइम ये भी आपको चीज़ बताई थी कि ग्रास नली और वायुनाल मतलब फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग अलग सेपरेट पाइप होते हैं, जिसके अंदर से विंड पाइप के अंदर से हवा नीचे की तरफ जाती है, और आपका जो फूड पाइप होता है उसमें से फूड जो है वो नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ मतलब कहाँ? फूड पाइप से भोजन होते हुए कहाँ जाता है? आमाशय या स्टमक के अंदर। वैसे ही विंड पाइप कहाँ ओपन होता है? लंग्स में। क्लियर रहेंगे ये पॉइंट्स? अब देखें, लंग्स या फेफड़े जो होते हैं मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो वो क्या होंगे? फेफड़े या लंग्स। दूसरी चीज, अलग अलग जीवों के अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मछली का श्वसन अंग क्या है, तो ऑफकोर्स गलफड़े या गिल्स हम उसको बोलते हैं। तो जीव अपने बोल सकते हैं जहाँ पर रहते हैं वास स्थान के आधार पर अलग अलग अंगों से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कुछ कीड़े हैं वो अपनी विंड पाइप से ही सांस लेते हैं। अगर बात करें अर्थवॉर्म या केचुआ, वो अपनी स्किन या त्वचा से सांस लेता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न श्वसन अंग पाए जाते हैं, जिसे मैं लास्ट में आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के फॉर्म में क्लियर कर दूंगी। अभी आपको यहाँ पर क्या देखना है? मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ये क्लियर हो गया होगा। नासा छिद्र से नासा मार्ग, नासा मार्ग से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ आगे जाकर के वही आगे जाकर के किस में ओपन हो रहा है? आपका वायुनाल में। वायुनाल मतलब होता है आपका विंड पाइप। वायुनाल अपने अपने तरफ के फेफड़ों में खुलता है। अब यहाँ पर देखिए, वायुनाल आगे जाकर के कुछ इस प्रकार के भागों में विभाजित हो रहा है। ये भाग क्या कहलाते हैं? तो इसे हम कहते हैं ब्रोंकस। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस। हिंदी में इसे ब्रोंकाई कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई या श्वासिका भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ जिस भाग से ये बट रहा है उसे कह रहे हैं ना ब्रोंकाई। अब ये आगे जाने के बाद ये जो ब्रोंकाई होते हैं, मतलब ये जो दो नलियां बन गई है, पहले तो एक ही नली थी, अब ये जाके दो बन गई है। ये दो नलियां भी अपने अपने अलग अलग नलियों में कुछ इस टाइप से बट जाती है। ठीक है, इन पतली पतली नलियों को हम क्या कह रहे हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं इन पतली पतली नलियों को? हम ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ये ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के अपने अपनी वायु कुपिका या एल्वियोलाई में जाकर के खुल जाती हैं, है ना। ये जो छोटी छोटी नलियां रहती है, मैंने क्या बताया आपको कि आपका जो वायुनाल है ये दो भागों में बटेगा, जिसे ब्रोंकाई कह रहे हैं। ये ब्रोंकाई आगे जाकर के और अन्य शाखाओं में विभाजित होता है, इसे ही हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के कई सारे गुब्बारे नुमा संरचना में जाकर के क्या होता है? खुलते हैं। और वो जो गुब्बारे नुमा संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। हिंदी में इसे हम वायु कुपिका के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? वायु कुपिकाएं। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये वायु कुपिकाएं क्या कार्य करती है? तो अब जैसे देखो, आपने सांस ली, सांस लेने के बाद आपकी जो वायु है या ऑक्सीजन है आपके नाक से होते हुए कहाँ जाएगी? विंड पाइप में, ट्रिकिया में। वहां से जाने के बाद वो दो भागों में विभाजित होगी और दोनों भाग से होते हुए फेफड़ों के अंदर वो हवा चली जाएगी। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि जब आप सांस लेते हो तो आपके फेफड़े क्या होते हैं? फूल जाते हैं।
ऑफ कोर्स होती है ये चीज़। हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो फेफड़े क्या हो जाते हैं, उसका आयतन कम हो जाता है। तो ये क्यों होता है, तो ये एल्वियोलाई जो होती है, छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना, जब हम सांस लेते हैं तो ये जो गुब्बारे नुमा संरचना है, इसमें जैसे ही हवा भर जाती है तो ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं, जिसके कारण फेफड़े फूल जाते हैं। तो ये थे मुख्य अंग। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी कुछ ब्राउन कलर में, ये कहलाता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या कार्य करता है, तो डायफ्राम एक पट्टीनुमा संरचना होती है जो उदर गुहा को और वक्षीय गुहा को आपस में बांटने या सेपरेट करने का कार्य करती है। वक्षीय गुहा मतलब क्या, इंग्लिश में उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं, मतलब चेस्ट वाली कैविटी, जहाँ पर आपके फेफड़े स्थित होते हैं, उस गुहा को हम वक्षीय गुहा या वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम उसको क्या बोल रहे हैं, थोरेसिक कैविटी। क्लियर है पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपके फेफड़े स्थित होते हैं, तो फेफड़े के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर एक डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम का कार्य क्या होता है कि वो आपके वक्ष को और नीचे वाले मतलब पेट वाले हिस्से को आपस में सेपरेट या बांटने का कार्य करता है। तो अभी ये मैंने आपको सिर्फ अंगों के नाम बताए हैं, और ये अंग डिटेल में क्या और कैसे कार्य करते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैंने पहला अंग क्या बताया आपको, नासा छिद्र। तो देखें, नासा छिद्र मतलब क्या होता है, तो आप सांस लेने का जो आपका अंग है वो क्या है, नासा छिद्र। तो नासा छिद्र को हम नासिका भी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको नॉस्ट्रिल कह रहे हैं। तो नॉस्ट्रिल जो होते हैं, तो देखें यहाँ पर मुख द्वार की ठीक ऊपर वाली संरचना होती है आपकी, जिसमें लगभग 2 गोलाकार क्या होती है, छिद्र होती है, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं। एक और चीज़, जब आपके अगर बात करें नॉस्ट्रिल की, तो नॉस्ट्रिल दोनों के दोनों एक पट्ट के द्वारा या सेप्टम के द्वारा आपस में बटे रहते हैं। ठीक है, दोनों मिलते नहीं हैं, बीच में से एक पट्टी या सेप्टम रहता है जो कि नासिका को 2 भागों में बांटता है, 2 अलग अलग दाएं और बाएं भाग में बांटने का कार्य करता है। फिर नासा छिद्र जो है वो किस में खुल रहे हैं, नासा मार्ग में, या जिसको नेजल चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो नासा मार्ग है ये सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से बटे हुए हैं। अब ये जो दोनों नासा मार्ग होते हैं, इसके अंदर म्यूकस का स्तर बना होता है। म्यूकस को हिंदी में हम श्लेष्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका नाक के अंदर वाला जो हिस्सा रहता है वो काफ़ी लसलसा या चिपचिपा होता है, या एक द्रव स्रावित करती है आपके नाक के द्वारा। ये क्यों होता है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो धूल के कण हमारे नाक के या वायु मार्ग के द्वारा अंदर की तरफ जाते हैं, हो सकता है किसी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वायरस वगैरह हमारे नाक के द्वारा अंदर आए, तो ये क्या करता है, म्यूकस वो जो धूल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको चिपकाने का कार्य करता है। मतलब वो हमारे सांस नली के अंदर नहीं जा पाते, तो वो एक टाइप से प्रोटेक्शन का कार्य करता है। दूसरी चीज़, हमारा जो पूरा नेजल चैम्बर होता है, नासा मार्ग जो होता है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर या हेयर्स पाए जाते हैं। तो वो भी क्या कार्य करते हैं, रोम जो होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है, वो भी धूल को हमारे नाक के अंदर जाने से रोकता है। यहाँ देखें, नासिका वेश्य में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि क्या करती है, म्यूकस का स्त्रावण करती है। तो नाक के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन पाई जा रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो किसका स्त्रावण कर रही है, म्यूकस का। अब श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन इपिथीलियम में रक्त कोशिकाओं का जाल फैला होता है। रक्त कोशिकाओं का जाल से मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, आप अगर अपने नाक को अंदर की तरफ से देखें तो आपको दिखाई देगा कि आपके नाक का अंदर वाला पूरा हिस्सा गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके नाक वाले हिस्से में रक्त कोशिकाओं का बहुत सारा जाल बना हुआ रहता है। ब्लड कैपिलरीज का पूरा मैशवर्क होता है आपके नाक के अंदर। आपने ये चीज़ अनुभव की होगी कि गर्मी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस टाइम में नाक में से खून आने लग जाता है। तो इसका रीज़न भी ये है कि वो बहुत आउटसाइड होती है, दूसरी चीज़ वो बहुत पतली होती है, तो ईजिली उसमें से ब्लड जो होता है हमारे नाक में से बाहर निकलने लग जाता है। चलो अब देखिए, यहाँ पर ये जो नासा मार्ग है वो आगे जाकर के कहाँ जाता है, ग्रसनी में, फेरिंग्स में। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। अब देखिए, फेरिंग्स के आगे कंठ द्वार, जिसे ग्लॉटिस कहते हैं, उसमें जाकर के खुल जाता है। मतलब नाक से पीछे वाला एरिया पूरा आप कहाँ आ गया है, गले वाले हिस्से में। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को हम कंठ द्वार के नाम से भी जानते हैं। अब ये ग्लॉटिस आगे जाकर के कहाँ खुलता है, स्वर यंत्र में, मतलब आपके लैरिंग्स में, जहाँ से आपका वॉइस जनरेट होता है या आवाज़ आना स्टार्ट होती है। अच्छा, मैंने पाचन तंत्र में भी आपको एक चीज़ बताई थी कि आपका जो भोजन नाल है या फूड पाइप है और विंड पाइप है, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी सेपरेट रहते हैं। मैं एक और बार बताती हूँ, जैसे ये 2 नलियाँ हैं,
एक हो गई आपकी फूड पाइप या भोजन नाल बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, आपकी भोजन लेने वाली ग्रास नली। दूसरी हो रही है आपकी वायुनाल। तो वायुनाल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या कहला रहा है, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस या कंठद्वार। अब ये ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है, एक ढक्कन लगा होता है या कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है कि जब भोजन फूड पाइप से अंदर जाता है तो ये वायुनाल को बंद करने का कार्य करता है। जिससे क्या होता है कि आप जब खाना निगलते हो तो वो गलती से भी किस में नहीं जा पाता, वायुनाल में, क्योंकि आप खाना खाने की क्रिया और सांस लेने की क्रिया एक साथ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर फूड पाइप जो होता है, जैसे ही इसमें खाना जाता है, विंड पाइप ग्लॉटिस के ऊपर जो इपिग्लॉटिस नाम का ढक्कन रहता है उसके द्वारा सुरक्षित कर दिया जाता है। पर जब आप हड़बड़ी में एकदम निगल लेते हो और ये ढक्कन को बंद होने का टाइम नहीं मिलता है तो आपका कभी कभी खाना जो है, कुछ कण वायुनाल में चले जाते हैं और उससे आपको ठसका लगता है और फिर खांसने के कारण आप उसको क्या कर देते हैं, फूड पाइप में वापस डाल देते हैं। क्लियर पॉइंट्स ये? आगे बात करते हैं। ये तो था आपका नॉस्ट्रिल। सेकेंड देखें यहाँ पर लैरिंग्स या आपका स्वर यंत्र। स्वर यंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, ध्वनि का उत्पादन करना, ठीक है। जैसे मनुष्य में ध्वनि उत्पादन यंत्र क्या है, तो लैरिंग्स है या हम उसे कंठ भी कह सकते हैं। वैसे ही अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग साउंड होते हैं, जैसे पक्षियों में हम उसे सैरिंग्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सो लैरिंग्स का मुख्य कार्य क्या होता है, ध्वनि का उत्पादन करना। लैरिंग्स का अगर हम देखें, यहाँ पर डायग्राम देखें आप, इतना वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपका, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, लैरिंग्स है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि पट्टियां लगी हुई रहती है, ठीक है, जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं। उसके अंदर जब कंपन होता है तो उस कंपन के कारण ही क्या होता है, ध्वनि का उत्पादन होता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि मनुष्य का स्वर उत्पादक यंत्र क्या है, तो वो क्या है, लैरिंग्स है, ठीक है। अब लैरिंग्स के आगे की तरफ वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब क्या होता है, वायुनाल। क्या बना रहा है, वायुनाल। तो कंठ किस में जाके खुल रहा है, वायुनाल के अंदर। क्लियर है पॉइंट? अब यही जो वायुनाल होता है ये आगे जाकर के दो भागों में बढ़ता हुआ आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। क्लियर है पॉइंट्स? चलो देखिए आप, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, क्या बोला, अब देखिए यहाँ लैरिंग्स के ऊपर क्या हो गया, ग्रसनी हो गई, मतलब फेरिंग्स हो गया। तो ग्रसनी को वायुनाल से जोड़ने का कार्य कौन करता है, लैरिंग्स करता है या स्वर यंत्र करता है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है कंठ या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ध्वनि का उत्पादन करना। साथ ही साथ यह ध्वनि उत्पादन के अलावा खांसने, निगलने, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने का भी कार्य करता है। अब ये जो शब्द है श्वासोच्छ्वास, इसको इंग्लिश में हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीथ मतलब सांस लेना। ये क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ भी कार्य करता है। अब यहाँ आगे देखें आप, स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर एक पतली सी पट्टी के समान कपाट लगे होते हैं, जो कि अभी मैंने जो बताया कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर या ढक्कन होता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इपिग्लॉटिस। जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, जब कोई अंदर निगलना होता है या वॉटेवर आप इंटेक जो भी कर रहे हो उसको जब इनगल्फ करते हो, निगलते हो, तो ये इपिग्लॉटिस क्या होता है, वायुनाल को या ट्रेकिया को बंद कर देता है। जिससे क्या होता है कि फूड जो है वो वायुनाल में नहीं जा पाता है। क्लियर है पॉइंट्स? तो उसको अंदर प्रवेश करने से, मतलब वायुनाल में प्रवेश करने से ये रोकने का कार्य करता है। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये मैंने अभी आपको दो चीज़ बता दी। थर्ड देखते हैं। स्वर यंत्र के बाद तीसरी चीज़ क्या आती है, ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब आपकी वायुनाल। जैसे मैंने आपको जब पाचन तंत्र समझाया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ग्रास नली होती है उसकी जो दीवारें होती है इसमें क्रमानुकुंचन गति होती है, याद आ रहा होगा आपको। वैसे ही वायुनाल जो होती है उसकी अगर हम लंबाई देखें, वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक नली है, तो इसकी लंबाई अगर देखें तो कितनी होती है, तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। क्लियर है पॉइंट? 12 सेंटीमीटर लंबी ये नली होती है। दूसरी चीज़, आपकी जो वायुनाल होती है, जैसे देखें इधर, ये पूरी क्या है आपकी वायुनाल, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरा, आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको ऐसे पट्टे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, तो ये क्यों होते हैं, तो ये क्या है, तो ये आपके उपास्थि के छल्ले बने होते हैं। उपास्थि मतलब कार्टिलेज होता है, नरम प्रकार की हड्डियाँ होती है जो कि सी आकार की होती है।
जिसका कार्य क्या होता है कि ये जो पूरी आपकी वायुनाल रहती है उसको पकड़ के रखने का कार्य करते हैं। कौन? सी आकार के जो छल्ले हैं वो वायुनाल को क्या करते हैं? अपने पोजीशन में बनाए रखने का कार्य करते हैं। अगर ये रिंग्स नहीं पाए जाएंगे, अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको ये जो रिंग्स दिखाई दे रहे हैं किसके बने होते हैं? कार्टिलेज या उपास्थि के। इनका मुख्य कार्य क्या है? वायुनाल को अपनी यथास्थिति में बनाए रखना। जैसे मैं मान लो आपने सांस छोड़ी, लेने के पहले और छोड़ने के बाद की स्थिति अगर मैं बात करूं तो सांस जैसे आप छोड़ोगे तो वायुनाल को तो चपटा हो जाना चाहिए, पिचक जाना चाहिए, पर नहीं, वो ऐसा नहीं होता। इसका रीज़न क्या है कि वायुनाल के ऊपर आपके 16 से 20 उपास्थि के बने हुए छल्ले होते हैं जो कि उसको यथास्थिति में बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये उपास्थि के ही क्यों बने होते हैं, अस्थि के क्यों नहीं बने होते, बोन्स के क्यों नहीं होते, अच्छा प्रोटेक्शन हो जाता। तो सिंपल सी बात है, अगर ये हड्डियों के बने होते हैं तो मान लो आप जोर से सांस लेते तो हो सकता है ये हड्डी चटक जाती। क्लियर पॉइंट? तो इस टाइप से हमारी जो वायुनाल होती है उसके अंदर किसके छल्ले बने होते हैं? उपास्थि के होते हैं, अस्थि के नहीं होते। क्योंकि अगर अस्थि के होते तो आप एक बोल सकते हैं एक आपका वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाता है कि इससे ज़्यादा आप सांस नहीं ले सकते, पर योगा के थ्रू आप उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। सो देखिए आप स्वर यंत्र के बाद हम बात कर रहे हैं ट्रेकिया की या वायुनाल की। तो वायुनाल क्या कार्य करती है? तो आगे देखिए, लैरिंग्स के बाद आपका जो अगला भाग होता है वो वायुनाल होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। 12 सेंटीमीटर लंबी ये नली होती है। इसका व्यास की बात करें तो 16 mm का इसका व्यास होता है, ठीक है। आगे बात करें तो इस पे उपास्थि के बने हुए इनकम्प्लीट रिंग्स बने होते हैं, मतलब सी आकार के रिंग होते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना, जो वायुनाल को उसकी स्थिति में बनाए रखने का कार्य करते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप आगे देखें कि श्वास नली से वायु के बाहर निकलते समय उसे पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। कौन? यही उपास्थि के बने हुए छल्ले। आगे देखें, श्वास नली के नीचे की ओर वक्षीय गुहा जहां पर विभाजित होकर के 2 श्वासनियों में बट जाती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वायुनाल आगे जाकर के 2 भागों में बटती है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई या श्वासनिका के नाम से भी हम उसे जानते हैं। अब आगे देखिए, ये पूरा जो आपका हिस्सा है ये किस के अंदर आता है? आपका जो पूरा लैरिंग्स है, वायुनाल है, ये पूरा आता है वक्षीय गुहा के अंतर्गत। आगे देखें, ये आगे जाकर के कहाँ आपकी जो श्वास नली है वो 2 भागों में बट के किस में बट जाती है? आपकी ब्रोंकाई में बट जाती है। और ये आगे जाके ब्रोंकाई अन्य फेफड़ों में जैसे ही प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद ये अन्य ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है। ये मैंने अभी आगे भी आपको क्लियर कर दिया था कि ब्रोंकाइज अन्य बहुत सारी नलियों में बढ़ जाती है, जैसे क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, उसमें विभाजित हो जाती है। और ये ब्रोंक्यूल्स आगे जा करके छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना में चले जाते हैं और वो गुब्बारे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये आपको मार्ग समझ में आ गया होगा कि सांस लेने के बाद किस किस हिस्सों से होते हुए हवा आगे की तरफ जाती है। क्लियर है पॉइंट्स? अब आगे देखें, जो हमारा श्वसन अंग है, मुख्य श्वसन अंग है, वो क्या है? फेफड़े या लंग्स। अब फेफड़ों के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? देखिए यहाँ पर पहली चीज़, फेफड़े कौन सी गुहा में स्थित होते हैं? तो फेफड़े कौन सी गुहा में स्थित होते हैं? वक्षीय गुहा में, ठीक है। हमारा हृदय भी या हार्ट जो होता है वो भी कौन सी गुहा में स्थित होता है? वक्षीय गुहा या वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी उसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं। तो फेफड़े मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। इसके अगर आकार की बात करें तो दिखने में कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं। इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर उनका होता है, तो शंक्वाकार होते हैं। दूसरी चीज़, ये जो हमारे जो फेफड़े होते हैं इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, एक आवरण या झिल्ली लगी हुई रहती है जो कि क्या करती है? उसका प्रोटेक्शन करती है, उसको बाहरी धक्कों से बचाने का कार्य करती है। देखिए यहाँ पर फेफड़े जो होते हैं एक जोड़ी पाए जाते हैं, शंक्वाकार आकार के होते हैं और ये स्पंजी होते हैं। स्पंजी मतलब स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये हवा को ग्रहण करते हैं और बाहर छोड़ने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। और ये हृदय के इधर उधर मतलब दोनों आइदर साइड ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखें, ये प्लूरल गुहा में स्थित होते हैं। अब दूसरी चीज़, इसको प्लूरल गुहा भी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी को या वक्षीय गुहा को हम प्लूरल कैविटी या प्लूरल गुहा के नाम से भी जानते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसके ऊपर आपके जो फेफड़े होते हैं इसके ऊपर प्लूरल नाम की झिल्ली पाई जाती है, तो उस झिल्ली के नाम के आधार पर ही इसे प्लूरल गुहा भी कहा जाता है। अब देखें, फेफड़े और प्लूरल गुहा जो होती है उसके मध्य म्यूकस जैसा तरल पदार्थ पाया जाता है। अब
ये जो पदार्थ होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये फेफड़ों को बाहरी धक्कों से बचाते हैं। जो घर्षण होता है या धक्का लग जाता है तो उस कारण से फेफड़ों का प्रोटेक्शन करने का कार्य कौन करता है? प्लूरल द्रव करता है, जो कि प्लूरल झिल्ली जो है उसके ऊपर उसके अंदर पाया जाता है। अब अगर हम फेफड़ों के स्ट्रक्चर की तरफ आए तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया वायुनाल 2 भागों में बट रहा है। 2 भागों में बंटने के बाद ये जो बटा हुआ हिस्सा है इसको हम ब्रोंकस के नाम से जान रहे हैं। ये ब्रोंकस आगे जाकर के अन्य ब्रोंक्यूल्स में जाकर के विभाजित हो जाता है। ये हो गया आपका वायुनाल, ये हो गया आपके ब्रोंकस, और ब्रोंकस से असंख्य नलियां जो निकलती है इसे हम क्या कह रहे हैं? ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये वही ब्रोंक्यूल्स होते हैं और ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर के किस में बढ़ जाते हैं? छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एल्वियोलाई। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा कि कुछ अंगूर के गुच्छों के जैसे आकृति दिखाई दे रही है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? वायुकुपिकाएं। वायुकुपिकाएं इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। तो आप सभी को ये पैसेज या पाथ तो क्लियर हो ही गया होगा कि हमने कहाँ से शुरू किया और हवा किन किन रस्तों से होते हुए हमारे फेफड़ों तक प्रवेश करती है। अच्छा, आप में से कितने लोगों के दिमाग में कभी यह आया है कि जैसे हम बोलते हैं कि वायु के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती है? गैसें होती हैं, मतलब इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हम ऑक्सीजन ही कैसे लेते हैं? हम दूसरे गैसेस कैसे नहीं लेते हैं? जैसे आपको पता होगा 78% नाइट्रोजन होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है, बट स्टिल हम नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम सारी ही हवा को एक साथ, जब हम सांस लेते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम पूरी ही हवा जो है वो अंदर की तरफ लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाकी की हवा भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होती है? बाहर आ जाती है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से अंग क्या क्या कार्य करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी कि ये फेफड़े जो होते हैं इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कह रहे हैं? डायाफ्राम। तो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी कि डायाफ्राम जो होता है यह डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब गुंबद नुमा आकृति होती है, जो कि वक्षीय गुहा को और उदरीय गुहा को एक दूसरे से सेपरेट करने का कार्य करता है। अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि श्वसन तंत्र। अभी हमने क्या पढ़ा? श्वसन अंग कि श्वसन करने में या सांस लेने की जितनी भी प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये अंग हुए। अब हमें बात करनी है मुख्य रूप से श्वसन की। अब श्वसन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है? ब्रीदिंग मतलब होता है श्वासोच्छ्वास, है ना। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये नाम सुना भी नहीं होगा, श्वासोच्छ्वास ये नाम की क्या चीज़ होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं श्वसन क्या होता है तो 90% बच्चों का रिप्लाई यही होगा कि मैम सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को हम श्वसन बोलते हैं। नहीं, ये श्वसन नहीं होता है, ये ब्रीदिंग होता है। ब्रीथ होता है मतलब सांस लेना, तो सांस लेना और छोड़ना ये रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये ब्रीदिंग होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, यहाँ सांस लेने और सांस छोड़ने की। तो पहले हम देखें यहाँ पर कि श्वसन जो है इसको हमने मुख्य 2 भागों में विभाजित किया है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन मतलब क्या? कि सांस लेना और छोड़ना, जिसकी मैं बात कर रही हूँ ब्रीदिंग की। यहाँ पर देखें आप, श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को हमने निम्न भागों में विभाजित किया है। पहला आता है आपका बाह्य श्वसन, दूसरा आता है आपका आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन। तो पहले अगर हम बात करें बाह्य श्वसन की, तो प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसें क्या होंगी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान, अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन। बाह्य मतलब सीधे सीधे बस ऑक्सीजन अंदर आई और कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाल दी, ये जो पूरी प्रोसेस है इसे क्या कह रहे हैं हम? बाह्य श्वसन। चूंकि इस प्रकार की श्वसन क्रिया फुफ्फुस, अच्छा ये फुफ्फुस वर्ड बहुत बार आ जाता है, तो फुफ्फुस मतलब क्या? फेफड़ों को ही हम फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं। तो चूंकि इस प्रकार की श्वसन क्रिया फुफ्फुसों में या लंग्स में संपन्न होती है, इसलिए इसे फुफ्फुस श्वसन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? तो अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं ये बाह्य श्वसन होता क्या है। देखिए यहाँ पर
बाह्य श्वसन में हम बात करें यहाँ पर, बाह्य श्वसन मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं या श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। तो देखिए श्वासोच्छ्वास होता क्या है। स्तनधारियों में एक जोड़ी लचीले स्पंजी फेफड़े होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, आपके वक्षीय गुहा या वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। और ये एक जोड़ी जो आपके लंग्स है ये कहाँ पर सुरक्षित पाए जाते हैं, तो प्लूरल कैविटी या प्लूरल गुहा के अंदर सुरक्षित पाए जाते हैं। क्लियर है। अब आगे देखिए, फेफड़े को निश्चित दर से वायु भरी और निकाली जाती है। मतलब आप हमेशा जो ऑक्सीजन इंटेक करते हो या लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, उसकी हमेशा एक निश्चित मात्रा होती है। और जिसे हम क्या कहते हैं, सांस लेना, आपने कितनी वॉल्यूम में मतलब कितने आयतन में ऑक्सीजन लिया है, कितने में छोड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को हम क्या कहते हैं, सांस लेना या श्वासोच्छ्वास। तो ये सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, टोटल 2 स्टेप्स आर देयर। पहली क्या है, निश्वसन। निश्वसन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। अच्छा, इंस्पिरेशन को हम एक और नाम से जान सकते हैं जिसको बोलते हैं इनहेलेशन। इंस्पिरेशन को हम क्या कह सकते हैं, इनहेलेशन, या सिर्फ आप इनहेल भी बोल सकते हैं। इनहेल मतलब सूंघना, है ना। तो वैसे ही सांस लेने की प्रक्रिया कुल 2 पदों में संपन्न होती है। पहली हो गई आपकी निश्वसन, हिंदी में कहते हैं, जिसको इंस्पिरेशन और इनहेलेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो लिखा हुआ है उच्छ्वास। उच्छ्वास भी कह सकते हैं, यहाँ नीह श्वसन के नाम से भी आप उसको बोल सकते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपिरेशन, या आप उसको बोल सकते हैं एक्सहेलेशन। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सहेल भी बोलते हैं। इनहेल करना, एक्सहेल करना। तो इनहेल मतलब सांस लेना और एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। क्लियर है। देखिए आप, तो ब्रीदिंग जो है कुल कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये कुल 2 पदों में संपन्न होती है। पहला है निश्वसन, है ना, जिसे इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कह रहे हैं। दूसरा है उच्छ्वास, या हम उसको नीह श्वसन या एक्सहेलेशन, या आप उसको एक्सपिरेशन के नाम से जान सकते हैं। पहला हम देखते हैं इंस्पिरेशन या निश्वसन होता क्या है। तो देखिए, वायु वातावरण से शरीर के विभिन्न श्वासोच्छ्वास मतलब वही श्वसन अंगों से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तब यह अवस्था को हम क्या कहते हैं, निश्वसन। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं सांस लेने की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, निश्वसन। अब जैसे ही आप सांस लेते हैं तो क्या क्या चीजें होती है आपके फेफड़ों के अंदर। तो देखें, सिंपली आपने क्या किया, नाक के द्वारा सांस अंदर की तरफ ली। सांस लेते ही आपने ये चीज अनुभव की होगी कि आपके फेफड़ों में हवा भर गई। अब फेफड़ों में जैसे ही हवा भर जाती है, मतलब क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं। जैसे इमेजिन करो, आपने एक बलून लिया है, गुब्बारा लिया है, आप उसमें क्या कर रहे हो, जस्ट हवा को ब्लो कर रहे हो, हवा भर रहे हो। तो जिससे क्या होगा, वो गुब्बारा फूल जाएगा, सिंपली फूल जाएगा। मतलब सांस लेने पर फेफड़ों का आयतन क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, ऑफ कोर्स बढ़ता है। आयतन मतलब उसका कितना एरिया है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि जैसे ही आप सांस लेते हो, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। मतलब फेफड़ों में जैसे ही हवा चली जाती है तो आयतन क्या होता है, बढ़ता है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ याद रखना है कि आयतन और दाब में क्या परिवर्तन होता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है कि निश्वसन के दौरान आयतन एवं दाब में क्या परिवर्तन होता है। अब क्वेश्चन के ऑप्शन भी आपको ऐसे मिलते हैं, क्या आयतन और दाब दोनों बढ़ते हैं, दोनों कम होते हैं, आयतन बढ़ता है दाब कम होता है, या आयतन कम होता है दाब बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली जब आप इंस्पिरेशन करते हो, सांस लेते हो, तो आपको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है, जैसे आप सांस लोगे फेफड़े फूल जाएंगे, मतलब आयतन बढ़ जाएगा और दाब कम हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स। आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाता है। दूसरी चीज़ आपने ये भी चीज़ अनुभव की होगी, जैसे ही आप सांस लेते हो फेफड़े फूलते हैं, और फेफड़े फूलने के बाद आपका जो चेस्ट वाला हिस्सा है या छाती वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। और जैसे आप सांस छोड़ देते हो तो वापिस अंदर की तरफ मूव करता है। मतलब सांस लेने पर जैसे ही फेफड़े फूलते हैं, फेफड़े ऊपर की तरफ होते हैं, और जब आपके फेफड़े ऊपर की तरफ होते हैं तो पेट अंदर की ओर होता है। होती है ये चीज़। आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो। जैसे सिंपली आपने क्या किया है, सांस ली, सांस लेने से फेफड़ों के अंदर हवा भर गई। हवा भरने के बाद क्या हुआ, चेस्ट अपवर्ड्स हो गए, है ना। मतलब फेफड़ों में जैसे हवा चली गई तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेंगे। मतलब आपके जो फेफड़े होते हैं उसके ऊपर
पूरी 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। पसलियों को इंग्लिश में हम रिब्स बोलते हैं। पिंजरा जो होता है आपके फेफड़ों के ऊपर, जो कि उसकी सुरक्षा करता है, फेफड़ों की सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है? पसलियां। तो आप जैसे ही सांस लेते हैं तो वो पसलियां ऊपर की ओर उठती हैं। तो जब जैसे ही आपकी पसलियां ऊपर की ओर उठती है तो जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम मतलब क्या, अभी मैंने आपको पिक में बताया था कि फेफड़ों के जस्ट नीचे की तरफ एक गुंबदनुमा आकृति होती है, उसको डायफ्राम कहते हैं, वो नीचे चला जाता है। मतलब फेफड़े फूलने से पसलियां ऊपर, डायफ्राम नीचे, जिससे पेट अंदर की तरफ हो जाता है। और जैसे आप सांस छोड़ते हो तो इससे क्या होगा, आपके जो फेफड़े हैं वो चपटे हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। सांस छोड़ रहे हैं, आपने हवा निकाल दी फेफड़ों के अंदर से, तो वो क्या हो गया, आयतन उसका कम हो गया, दाब बढ़ गया और पसलियां किधर आएगी? नीचे, और डायफ्राम कहाँ आएगा? ऊपर। मतलब जैसे मान लो कि किसी का पेट थोड़ा सा बड़ा है और वो फोटो खिंचवाने खड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, सांस को अंदर भरेगा और खड़ा हो जाएगा, और सांस छोड़ते से पेट बाहर आ जाता है। क्लियर है? ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो सिंपली हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि निश्वसन मतलब क्या होता है कि जैसे आप सांस को अंदर लेते हो, ये पूरी प्रोसेस निश्वसन कहलाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जब आप सांस लेते हो तो पसलियां और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठते हैं, है ना। पसलियां ऊपर क्यों हुई? क्योंकि फेफड़े फूल गए हैं, ठीक है, ऊपर और बाहर की तरफ मूव होते हैं, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखेंगे आप कि वक्षीय गुहा का आयतन कब बढ़ता है? जब आप सांस लेते हैं। डायफ्राम और रेडियल पेशी, रेडियल पेशी क्या होती है? जो उसको पकड़ के रखती है डायफ्राम को, पेशियां या मसल्स, वो क्या होती है? सिकुड़ती है, जिससे डायफ्राम क्या होता है? नीचे की तरफ चला जाता है। मतलब इसीलिए पेट अंदर और सीना बाहर दिखाई देता है। तो वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाता है। मुझे बस यही आपको चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, होप आपको समझ में आई होगी कि जैसे ही हम सांस लेते हैं वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है और उसका दाब कम हो जाता है। अब आगे देखें, निश्वसन में किन किन रास्तों से होते हुए हवा अंदर प्रवेश करती है, उसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिया? सांस ली। सांस कहाँ से ली? नासा छिद्र से। इंग्लिश में हम उसको क्या कह रहे हैं? नॉस्ट्रिल। नासा छिद्र से हवा कहाँ गई? नासा मार्ग, नेजल चैम्बर। नासा मार्ग से कहाँ गई? ग्रसनी, गले वाले हिस्से को क्या बोल रहे हैं हम? ग्रसनी। इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स से होते हुए कहाँ गई वायु? ग्लॉटिस, मतलब मैंने आपको बताया जिसके आपका वायुनाल का जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसे ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस से कहाँ गई? वो कंठ में, जिसे लैरिंग्स कह रहे हैं। कंठ के नीचे वाली जो नली है पूरी, वो क्या कहला रही है? वायुनाल। वायुनाल से हवा कहाँ गई? ब्रोंकाई में गई। ब्रोंकाई मतलब हमने पढ़ा था श्वासनिका, वहाँ से कहाँ गई? ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल से कहाँ गई वो हवा? वायुकुपिका में। वायुकुपिका मतलब एल्वियोलाई, वो जो गुब्बारेनुमा संरचना थी वहाँ गई, वो फूल गए और वो पूरी हवा कहाँ आ गई है अभी? फेफड़ों के अंदर। क्लियर था? तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस था ये क्या था? निश्वसन। अब हम दूसरे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आपका निःश्वसन, या हम उसको उच्छ्वास के नाम से भी जानते हैं। तो देखें, उच्छ्वास या एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन या एक्सपायर, आप कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों से बाहरी वातावरण में निकलती है, तब उस स्थिति को उच्छ्वास के नाम से जानते हैं। मतलब सांस लेने की क्रिया इनहेल और सांस छोड़ने की क्रिया एक्सेल कहलाती है। तो सिंपली हमने क्या बात करी थी? जब हम सांस लेते हैं तो आयतन बढ़ता है और दाब कम होता है। सेम वैसे इसमें क्या होगा? पहले हमने सांस ली थी, अब क्या कर रहे हैं? हम सांस छोड़ रहे हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। मतलब आपने जैसे ही सांस छोड़ दी है तो फेफड़े क्या होंगे? पिचक जाएंगे या सिकुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हवा उसमें से निकल गई है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, जैसे ही आप CO2 को शरीर से बाहर नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हो तो क्या होंगे? आपका जो आयतन रहेगा फेफड़ों का वो क्या हो जाएगा? कम, और दाब क्या होगा? बढ़ेगा। और जो आपके डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा था वो ऊपर आ जाएगा और पसलियाँ कहाँ की तरफ आ जाएगी? नीचे की तरफ। तो देखें, सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है? आपकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो सिकुड़ने के कारण पसलियां अपने स्थान पर वापस आ जाती है। अच्छा, ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती है? जो आपकी पसलियां, या आप बोल सकते हैं रिब कैज होता है, वो पसलियां क्या करती है? उसको पकड़ के रखने का कार्य जो पेशियां करती है, उन पेशियों को हम इंटरकॉस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं। तो इनके सिकुड़ने के कारण क्या होता है? वो पसलियां वापस अपनी जगह पर आ जाती है, जिसके फलस्वरूप प्लूरल गुहा, प्लूरल गुहा, ये अब बार बार नाम में अंतर आ रहा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। प्लूरल गुहा मतलब वक्षीय गुहा। तो प्लूरल गुहा का आयतन घट जाता है। फेफड़ों पर दाब पड़ने के कारण वो सिकुड़ते हैं तथा उसकी हवा उसी पथ से क्या होती है? बाहर निकलती है, बाहर निकलकर वातावरण में वापस चली जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको। सांस लेने में क्या प्रोसेस होती है, सांस जब आप लोगे निश्वसन कहलाएगा, फेफड़े फूल जाएंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर ऑन लंग डिक्रीजेस, मतलब सांस लेते समय आपके वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है और दाब कम होता है। जब आप सांस छोड़ देते हो तो क्या होगा, सांस छोड़ोगे देन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस एंड प्रेशर ऑन लंग इंक्रीजेस। जब आप सांस छोड़ दोगे तो दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वॉल्यूम या आयतन घट जाएगा। तो अब जैसे हमने सांस लेने के पद को देखा, वैसे छोड़ने के मैं बता देती हूँ किधर से किधर जाती है। जब आप सांस छोड़ रहे हो तो हवा भी कहाँ पर है, फेफड़ों में है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, लंग्स में है, फेफड़ों में है। फेफड़ों से वो कहाँ जाएगी, वायु कुपिका, उल्टा चलना है पूरा का पूरा। फेफड़ों से कहाँ जा रही है, वायु कुपिका में, वायु कुपिका से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई में, वहाँ से आपकी जो नली है वायुनाल, वायुनाल के ऊपर वाला हिस्सा कंठ, वहाँ से ग्लॉटिस, मतलब वहाँ से फिर आपका ग्रसनी या फेरिंग्स, फेरिंग्स से नासामार्ग, फिर नासा छिद्र और बाहर कहाँ, वायुमंडल। तो ये क्या था, ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना या एक्सहेल करना। तो यहाँ पर जा करके हमारे ये टॉपिक का पार्ट 1 कंप्लीट होता है।